तुमने सुना तो होगा कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और पाकिस्तान वही कहावत का जिंदा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसे सीधा दिख ही नहीं रहा है, या शायद देखना ही नहीं चाहता। 70 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और हम सभी शांति की बातें करते करते थक गए हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई नया आतंकी आ जाता है और भारत के पुराने जख्मों में एक नया बारूद भर जाता है। ना दर्द कम हो रहा है और ना ही मासूम लोगों का खून बहना रुक रहा है। बाहर से अमन की बातें, लेकिन अंदर से शकूनी मामा। एक हाथ से दोस्ती का नाटक और दूसरे हाथ से लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग। ये है असली चेहरा दोहरे चेहरे वाले पाकिस्तान का। सीज फायर का ड्रामा करते हैं और पीछे से खुद ही ट्रिगर दबा देते हैं। क्या ये सही में एक देश है या फिर टेररिज्म का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? टेररिज्म अब सिर्फ एक टैक्टिक नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी बन चुका है। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो हज़ारों साल पुरानी सोच से जन्मी है, जो शुरू तो होती है नफरत से लेकिन ले जाती है बर्बादी तक। कहते हैं किसी बड़े पेड़ को गिराना हो तो वार उसकी डालियों पे नहीं उसकी जड़ों पे होता है, और ये जो जड़ है, इनका असल सोर्स क्या है, ये समझना सबसे ज़रूरी है, वरना हम हमेशा पत्तों से लड़ते रहेंगे और जड़ से हार जाएंगे। और आज हम उन्हीं जड़ों तक जाएंगे जहाँ से नफरत के बीज बोए गए, वो जड़ें जहाँ से खून बहाना एक रूटीन बन गया और टेररिज्म नाम का ये शब्द सिर्फ एक टैक्टिक नहीं, एक पूरी सोच बन गया। इसकी शुरुआत तो हज़ारों साल पहले हुई और ख़त्म आज तक नहीं हुई। क्योंकि तुम्हारे स्कूल की किताबों ने सिर्फ वॉर्स की कहानी दिखाई, डेट्स, बैटल्स और जीत हार तक की सीमित कहानी, लेकिन हम तुम्हें उन वॉर्स के पीछे छुपी सोच दिखाएंगे। टेररिज्म का वो चेहरा दिखाएंगे जो कभी दुनिया के सामने पूरी तरह से आया ही नहीं, ना टीवी ने दिखाया और ना ही हिस्ट्री ने लिखा। पर असली सवाल यह है कि हर बार ये चेहरा दुनिया के लिए एक नया थ्रेट कैसे बन जाता है? इन्हें ट्रेनिंग कौन देता है? पैसे कहाँ से आते हैं? और उनका एजेंडा कौन तय करता है? ये सब कुछ हवा में नहीं होता, इसके पीछे भी एक पूरा सिस्टम होता है, सोचा, समझा और प्लान किया हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे पाकिस्तान बना एक टेररिज्म का हब। चलिए जानते हैं आज के इस डीप, डार्क और इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रही इस्लामिक टेररिज्म वॉर को समझना है तो टेररिज्म को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें आज से 2000 साल पहले यानी फर्स्ट सेंचुरी सीई में जाना पड़ेगा, जिस समय किसी भी वायलेंट आइडियोलॉजिकल मूवमेंट को टेररिज्म नहीं कहा जाता था। भले ही ये टर्म टेररिज्म दुनिया ने ऑफिशियली 18th सेंचुरी में एक्सेप्ट किया, पर कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 66 से 70 सीई के बीच जुडेया में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट जूइश रिवोल्ट। और इसी दौरान एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी सामने आया जिसे हम जानते हैं सिकारी के नाम से। ये एक जूइश गुरिल्ला ग्रुप था जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, जो भी रोमन एम्पायर को सपोर्ट करे, चाहे वो अपना जूइश हो या पराया रोमन, उसको जिंदा नहीं छोड़ना। ये सिकारी ग्रुप के लोग ओपनली वॉर नहीं करते थे। ये लोग ब्लेड या चाकू लेकर भीड़ में घुसते, अचानक से अटैक करते और लोगों को समझने से पहले ही वापस गायब हो जाते। ये लोग असैसिनेशन के साथ साथ प्लान किडनैपिंग और साइकोलॉजिकल टेरर भी करते थे, और एक बार तो इन्होंने अपने कॉमरेड्स को रोमन जेल से छुड़ाने के लिए हाई प्रोफाइल किडनैपिंग प्लान भी एग्जीक्यूट किया था। और यही वो वक्त था जहां से आइडियोलॉजिकल वायलेंस की डॉक्यूमेंटेड जर्नी शुरू होती है, जिसे आज हम टेररिज्म कहते हैं। उसका पहला रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल 2000 साल पुराना शिकारी स्टाइल था। आतंकवाद का पहला चेहरा, ना यूनिफॉर्म ना बैनर, बस छुप कर वार, और सब पूछते रह गए कौन था वो। दुश्मन रोमन थे लेकिन तलवार अपनों पर भी चली। वाह, मतलब आइडियोलॉजी हो तो ऐसी हो जहां अपने भी महफूज ना हो। और ये सिर्फ एक ट्रेलर था उस आतंकवाद का जो बाद में दुनिया भर में फैला। तो अभी एक और सवाल सामने आता है कि ऑफिशियली टेररिज्म के पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया ने कब और कैसे एक्सेप्ट किया, और उसका जवाब देता है 37 AD में रोमन एम्पायर के अंदर जेरूसलम में पैदा हुए एक फेमस लेखक और इतिहासकार जिसका नाम है फ्लेवियस जोसेफस। उन्होंने लिखा था कि सिकारी दुनिया का सबसे पहला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, यानी पहला टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जिसका मिशन सिर्फ वायलेंस नहीं बल्कि दुनिया में डिक्टेटरशिप भी लाना था। और बस यहीं से टेररिज्म का एक बीज बोया गया जो आगे चलकर मॉडर्न टेररिज्म का एक घना पेड़ बन गया। अभी टाइम स्किप करते हैं और चलते हैं 18th सेंचुरी के यूरोप, फ्रांस में 1789 से 1799 तक चली एक ऐसी क्रांति जिसे आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं।
ये रिवॉल्यूशन डेमोक्रेसी के लिए थी, लेकिन इसके बीच एक ऐसा दौर आया जहां डेमोक्रेसी के नाम पर मास किलिंग्स, पब्लिक एग्जीक्यूशंस और डर का नंगा नाच हुआ। और इसी दौर को हमने बाद में रीजन ऑफ टेरर के नाम से भी जाना। इसी रेजिन का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायर, एक ऐसा इंसान जिसका मानना था कि डेमोक्रेसी के लिए हिंसा बहुत जरूरी है। उन्होंने ओपनली इसका जस्टिफिकेशन भी दिया था और कहा कि जो भी डेमोक्रेसी का विरोध करेगा वो इंसानियत का दुश्मन है और उसे मिटा देना एक नोबल कॉज है। और यही वो पल था जब पहली बार दुनिया ने टेररिज्म और टेररिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मतलब अब ये टेररिज्म सिर्फ एक टैक्टिक नहीं था, एक ऑफिशियल आइडियोलॉजी बन चुका था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, डर के जरिए बदलाव। वाह भाई वाह, डेमोक्रेसी के नाम पर ब्लड बाथ और जस्टिफिकेशन भी तैयार है, जो ना माने उसे मिटा दो। रॉबर्सपायर ने तो टेररिज्म के ऊपर पूरा मैनुअल ही लिख दिया, नोबल कॉज, मास मर्डर और इमोशंस का सौदा। यही था वो पल जब पहली बार टेररिज्म एंड टेररिस्ट जैसे शब्द दुनिया की ज़बान पर आ गए। मतलब जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने सबसे खूनी मोड़ पर था, तभी रशिया के एक कोने में भी एंटी मोनार्की और एनार्किस्ट के नाम पर वायोलेट रिवोल्ट शुरू हुआ। फ्रांस के मैक्सिमिलियन रॉबर्सपायर की तरह ही यहाँ भी एक नाम उभर कर आया, मिखाइल बाकुनिन, एक रशियन रिवॉल्यूशनरी जिसका मानना था कि अगर मोनार्की को गिराना है तो शांति से नहीं, हिंसा से ही होगा। बाकुनिन की आइडियोलॉजी ने सिर्फ एक रिवोल्ट नहीं बल्कि 1860 से लेकर 1917 तक पूरे रशिया में एक एनार्किस्ट टेररिस्ट वेव को जन्म दे दिया। ये मोमेंट इतनी डीप और डेंजरस थी कि हिस्टोरियंस ने इसे ही वर्ल्ड्स फर्स्ट टेररिस्ट मूवमेंट का दर्जा भी दे दिया। और इसके बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई, आयरिश रिपब्लिकेशन ब्रदरहुड। साल था 1881 और एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहा था, उन्होंने इंग्लैंड के अलग अलग इलाकों में वायलेंट अटैक्स किए, जिसमें गोलीबारी नहीं, डायनामाइट ब्लास्ट किए। मतलब अब आज़ादी की लड़ाई गोलियों से नहीं, धमाकों से लड़ी जा रही थी। और यही वो पल था जहाँ टेररिज्म का पूरा रूप ही बदल गया। पहले सिर्फ टारगेट्स होते थे किंग्स, ऑफिशियल्स और जेलर्स, लेकिन अब निशाना बनने लगे रेलवे स्टेशन, मार्केट्स, पब्लिक स्क्वायर्स और सिविलियंस। मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसका मकसद सिर्फ डेमोक्रेसी गिराना नहीं था बल्कि पूरी दुनिया को डर के आगे झुकाना था। अब फाइनली टेररिज्म ग्रेजुएशन कर चुका था। पहले सिर्फ असैसिनेशंस और किडनैपिंग्स थे, अब आए बॉम्ब ब्लास्ट, मैसेकर्स एंड सुसाइड बॉम्बिंग्स। इसका कॉज नोबल एंड मेथड नाइटमेयर। जब हिंसा को रेवोल्यूशन बोल दिया जाए तो टेररिज्म बन जाता है एक ट्रेंड और हर ब्लास्ट एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अब अगर हम टेररिज्म की हिस्ट्री को जानने निकल चुके हैं तो एक और लेयर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टेररिज्म के 7 अलग अलग टाइप होते हैं, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, एथनिक, साइबर, स्टेट स्पॉन्सर्ड, इको टेररिज्म और रिलीजियस। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालने वाला टाइप है रिलीजियस टेररिज्म, और उसमें भी मेन ग्लोबल कंसर्न बन चुका है इस्लामिक टेररिज्म, जिसे तो हम बड़े नज़दीक से जानते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? क्या ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट था? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में ये कहानी शुरू होती है 7th सेंचुरी से, जब इस्लाम नए फेथ के रूप में उभर रहा था। और उस समय इस्लाम के अंदर 3 बड़े सेक्शंस बने, सिहा, सुन्नी और खरीजित्स। सिहा जो मानते थे कि लीडरशिप प्रोफेट मोहम्मद के बाद उनके दामाद अली इब्न अबी तालिब को मिलनी चाहिए। सुन्नी मानते थे कि प्रोफेट के सबसे करीबी कंपेनियन अबू बकर को सक्सेसर बनना चाहिए। आपस का ये डिसएग्रीमेंट तो समझ में आता है, लेकिन फिर आते हैं खरीजिस। इनका स्टैंड सबसे अलग। इन्होंने सिर्फ अली या अबू बकर को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि दोनों को काफिर भी डिक्लेयर कर दिया। एक्चुअल में काफिर एक अरबिक शब्द है और उसका मतलब होता है कि अल्लाह के वजूद और उसके संदेश को ठुकराने वाला। और यहीं से शुरू हुआ इस्लाम वर्ल्ड के अंदर पहला मेजर कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसी सिविल वॉर जिसे इस्लाम हिस्ट्री के अंदर मेजर ब्रेकडाउन माना जाता है। और उसके बाद खरीजित्स ने एक के बाद एक करके 4 बड़े इस्लामिक सक्सेसर का भी असैसिनेशन किया। उनका मिशन था कि इस्लाम को सिर्फ हमारे तरीके से फॉलो करो वरना तुम्हारी मौत तय है। और इसी पॉइंट को स्कॉलर्स भी मानते हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का पहला डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। ना ये सिर्फ एक पॉलिटिकल फाइट थी, ना ये किसी जमीन के लिए, ये थी तो बस एक विचारधारा की जंग। यानी आज जो हम बॉम्बिंग्स, शरीयत बेस्ड वायलेंस या आइडियोलॉजिकल टेररिज्म देखते हैं, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। आहा, क्या प्योरिटी थी उनकी सोच में। मतलब अगर किसी के विचार मैच ना करे तो सीधा खून बहा दो। ब्रिलियंट। खरीजित्स ने बस डिबेट से बात नहीं समझी। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक डिसएग्रीमेंट का सोल्यूशन तलवार से बना देते हैं। और जब मजहब के नाम पर तलवारों की भूख जगती है तो हर लाश एक नई आइडियोलॉजी बन जाती है।
शुरुआत वही थी जब सोच पर खून की चादर डालकर इंसानियत का गला घोटा गया। फिर हम 1960s में फास्ट फॉरवर्ड करें तो मिडल ईस्ट के डेजर्ट से एक नया देश उभर कर आया, इजराइल। एक ऐसा देश जिसका वजूद ही एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन का नतीजा था, जिसमें इजरायली जूइश और पैलेस्टीन मुस्लिम्स के बीच टेरिटरी और रिलीजन को लेकर पुरानी बहस थी। और जब इजराइल ऑफिशियली नेशन बन गया तब यह बहस एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई। यही कॉन्फ्लिक्ट 1960s के दौरान एक नई एंटी इजराइल और एंटी वेस्टर्न टेररिज्म की बुनियाद बन गई। और उसी वक्त दो पैलेस्टीन ग्रुप उभर कर आए, अल फतह और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन PFLP, जिन्होंने अपने एजेंडा को प्रूव करने के लिए डिसाइड किया कि सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं, पर अब वो सिविलियंस एरिया में भी टेरर अटैक्स करेंगे। और धीरे धीरे हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज सब कुछ टारगेट बनने लगा। और जब इजराइल अरब वॉर में पैलेस्टीन को हार मिली तब उन्हें एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ कि वो खुली जंग में इजराइल का सामना नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाए तो इजराइल को अंदर से ही इनस्टेबल कर सकते हैं। और यही सोचकर उन्होंने टेरर को अपना वेपन बनाया। और हाईजैकिंग्स, बॉम्ब ब्लास्ट, शूटिंग, किडनैपिंग, ये सब एक नए तरीके का रेजिस्टेंस बन गया। और फिर आई एक ऐसी रात जो दुनिया कभी नहीं भूल पाई। साल था 1972 और जगह थी म्यूनिख ओलंपिक्स, जहां 11 इजरायली एथलीट्स को किडनैप किया गया और फिर एक एक करके सभी को मार दिया गया। और इन सब के पीछे था पैलेस्टीन टेररिस्ट ग्रुप का हाथ। यह दुनिया के सामने एक खुला डिक्लेरेशन था कि टेरर अब सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं रहेगा, बल्कि अब ग्लोबल स्टेज पर भी उसकी एंट्री हो चुकी है। और इसके बाद साल 1960 से 1979 के बीच मिडल ईस्ट बन गया टेररिज्म के नए स्कूल का एपिक सेंटर। अबू निडाल ऑर्गेनाइजेशन और PFLP जनरल कमांड जैसे ग्रुप्स ने इस आइडियोलॉजी को और भी अग्रेसिव बना दिया। इनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। क्या मास्टरमाइंड प्लान था सही में। जंग में नहीं जीत पाए, कोई ना, सिविलियंस को उड़ा दो, स्टेडियम में खून बहा दो और फिर कहना हम तो ऑपरेस्ड है। अल फतह और PFLP ने एक बात तो सबको सिखा दी, जब इंसाफ नहीं मिलता तो ना इंसाफी को ही अपना मिशन बना लो। और दुनिया बस हेडलाइन पढ़ती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं। अगर हम मॉडर्न टेररिज्म का असली चैप्टर खोलना चाहे तो उसकी आग 1979 में और भी तेज हो जाती है, जब दुनिया के दो सुपर पावर्स के बीच चल रही कोल्ड वॉर अपने चरम सीमा पर थी। एक तरफ था सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ अमेरिका, और बीच में था अफगानिस्तान, जिसमें अफगानिस्तान को कम्युनिस्ट बनाने के लिए सोवियत यूनियन ने अपनी वहां आर्मी भी भेज दी। लेकिन अमेरिका ने इस इन्वेजन को डायरेक्ट वॉर में बदलने के बजाय एक छुपी हुई जंग छेड़ दी, जिसमें CIA के सपोर्ट से तालिबान और मुजाहिदीन जैसे ग्रुप्स को पाला गया और उनको ट्रेनिंग, पैसा, वेपन सब कुछ दिया गया, बस एक ही मिशन के लिए, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से हमेशा के लिए भगा दो। और ये वॉर ना करके भी 10 साल तक चली, 1979 से 1989 तक। और जब सोवियत यूनियन ने थक हार कर अफगानिस्तान छोड़ दिया तब बैटलफील्ड तो खाली हो गया, लेकिन ये नए ट्रेंड मिलिटेंट्स अपना ही खुद का एजेंडा लेकर आगे निकल गए और एक्टिव रहे। और उन्हीं में से कुछ बन गए अरब अफगान्स। फिर ये ट्रेंड जिहादिस्ट जिन्होंने जंग की हार चख ली थी, अब नॉर्थ अफ्रीका, चेचनिया, चाइना, बोस्निया, फिलीपाइंस और सबसे इम्पोर्टेंट कश्मीर तक अपनी इंसर्जेंसी फैलाने लगे। पर ये सब सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि साल 1982 के आसपास एक और चैप्टर शुरू हुआ, जब ईरान और सीरिया की बैकिंग से उभर के आया हिजबुल्लाह, एक रेडिकल सिहा ग्रुप जिसने टेररिज्म का नया तरीका ही दुनिया के सामने लाकर रख दिया, बॉम्बर्स के नाम से। और ये इतिहास में पहली बार था जब कोई इंसान खुद को ही उड़ा रहा है किसी मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए। और फिर इसी दौरान 1982 से 1991 के बीच कई और रेडिकल ग्रुप्स भी सामने आए, इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास, अल गामत, अल इस्लामिया और सबका एजेंडा कॉमन, एंटी वेस्टर्न और एंटी इजराइल। और आखिर इन सब के बाद फिर 1991 में आया कोल्ड वॉर का ऑफिशियल दी एंड। लेकिन अब अफगानिस्तान बन चुका था टेररिज्म का फिनिशिंग स्कूल। यहाँ ट्रेंड मिलिटेंट्स हर तरफ से फैल गए थे और इसी वैक्यूम का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। उस वक्त पाकिस्तान खुद हमेशा की तरह पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान और कश्मीर में एक्टिव इन्हीं मिलिटेंट्स को पाकिस्तान से लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिला। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, बल्कि कश्मीर के नए रिक्रूटर्स को अफगानिस्तान भेजकर ट्रेनिंग की प्रोसेस भी शुरू कर दी। और इसी फाउंडेशन पर अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे डेंजरस टेरर ग्रुप्स ने भी अपना इंडिया फोकस नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया। वाह भाई, पाकिस्तान जो टैलेंट स्पॉटर निकला। अफगानिस्तान से इंपोर्ट करो ट्रेन मिलिटेंट्स, कश्मीर में भेजो और बोलो ये तो आज़ादी की लड़ाई है, टेररिज्म नहीं नहीं नहीं, ये तो फॉरेन पॉलिसी का बजट फ्रेंडली ऑप्शन था। और इसका रिजल्ट
अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा को उनका फुल टाइम जॉब बनाना और भारत में खून बहाना। शुरुआत कोल्ड वॉर की थी, लेकिन इसका क्लाइमैक्स भारत के स्कूल, मंदिर और चौक पे लिखा गया। अल-कायदा, जिसे बनाया था ओसामा बिन लादेन ने, अब वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ अटैक्स प्लान करने लगा था। और फिर आया वो दिन जिसे पूरी दुनिया कभी भी भूल नहीं पाएगी, 9/11। Just before 9 o'clock this morning in New York, a passenger jet which had taken off from Boston slammed into the World Trade Center. Thick black smoke blotted out the Manhattan skyline. अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे सबसे बड़ा सुसाइड प्लेन अटैक, जिसमें हजारों लोग मारे गए। ये एक सिग्नल था कि मॉडर्न टेररिज्म अब सिर्फ रीजनल नहीं रहा, ये एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका था। फिर साल 1991 से 2001 के बीच पाकिस्तान बैक टेरर आउटफिट्स में कई नए नाम जुड़े, जिसमें से हरकतुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, जो डायरेक्ट कश्मीर और भारत के अलग अलग हिस्सों में अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। अरे 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 अरे, टेरर का स्टार्टअप कल्चर तो काफी स्ट्रॉन्ग था। इन्वेस्टर मिले पाकिस्तान से, मार्केटिंग मिली रिलीजन के नाम पे, और ऑडियंस तुम सब। अल-कायदा एक फ्रेंचाइज बना, पर असली मसालेदार ट्विस्ट तो 2004 में आया था, जब एक और टैलेंट अबू मुसब अल-जरकी अल-कायदा छोड़ के अपना नया ब्रांड लॉन्च करता है, ISIS। नाम तो सुने ही हो। हाँ, फिर 2004 में टेररिज्म ने एक और शार्प टर्न ले लिया, जिसमें अल-कायदा के कमांडर अबू मुसद अल-जरकावी ने अल-कायदा से अलग होकर एक ब्रूटल ग्रुप बनाया, इस्लामिक स्टेट। शुरुआत में ये इस्लामिक स्टेट नाम का ग्रुप अंडरग्राउंड था, लेकिन फिर दुनिया ने उसका एक नया नाम सुना, ISIS, जिसने साल 2013-14 के सीरियन सिविल वॉर का फायदा उठाकर इराक और सीरिया के बड़े रीजन्स पे कब्जा भी कर लिया था, जिसमें मास किलिंग्स, पब्लिक एग्जीक्यूशंस और ब्रूटल प्रोपेगेंडा उनके मुख्य हथियार रहे। इनकी टैक्टिक्स इतनी खतरनाक थी कि UN ने इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और अमेरिका, रशिया जैसे देश भी मिलिट्री ऑपरेशंस में कूद गए। और उन्हीं ऑपरेशंस के दौरान US की एक रेड में ISIS का लीडर अबू बकर अल-बगदादी मारा गया। और साल 2019 आते आते ISIS का कंट्रोल सीरिया से ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लेकिन हम सब जानते हैं कि टेररिज्म कम्प्लीटली कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और इस बात को प्रूव करता है 2024 की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक ISIS के कुछ आउटफिट्स अभी भी अफ्रीका के कई रीजन्स में एक्टिव है। तो मतलब अल-कायदा ने टेररिज्म का सिलेबस लिखा और ISIS ने उसे वायरल कर दिया। ग्लोबल कंडेमनेशंस चेक, UN रेजोल्यूशंस चेक, मिलिट्री ऑपरेशंस डबल चेक, और फिर भी ये जहर हर कॉन्टिनेंट में किसी ना किसी फॉर्म में आज भी जिंदा है। कॉर्पोरेट लोगो बदलते रहे, पर प्रोडक्ट वही, हेट, फियर एंड डेथ। जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में कश्मीर, तालिबान या 26/11 जैसे विजुअल्स आते हैं, लेकिन एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि इंडिया के अंदर भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज अपनी जड़ पकड़ चुकी है। 2021 के एक ऑफिशियल US रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ISIS के कम से कम 66 इंडियन ओरिजिन फाइटर्स मौजूद थे। हाँ, सही में ISIS, और वो भी इंडिया में। और अब ये कितना बढ़ चुका है उसका एग्जैक्ट डेटा किसी के पास अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन हर दूसरे महीने NIA की किसी न किसी रेड में ISI के नए ऑपरेटिव्स इंडिया के अलग अलग रीजन से पकड़े जा रहे हैं। कभी केरला, कभी हैदराबाद, तो कभी जम्मू एंड कश्मीर। इन्हीं डेवलपमेंट्स के बीच अगर हम इंडिया के टेररिज्म का इतिहास देखें तो सबसे डार्क टर्निंग पॉइंट था 1993 का मुंबई बाबरी मस्जिद सीरियल ब्लास्ट, जिसमें दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने 13 पावरफुल ब्लास्ट किए थे, और रिजल्ट 257 लोग मारे गए और 1400 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, और भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों ने पहली बार टेररिज्म का असली चेहरा देखा। फिर साल 2003 और 2006 मुंबई बार बार कांपती रही बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिस्ट अटैक से, लेकिन जब बात आई 2008 के 26/11 अटैक की, तो वो एक ऐसा हॉरर था जिसे देश कभी भी भूल नहीं सकता। 10 हेवीली आर्म्ड अटैकर्स और 60 घंटे का ऑपरेशन, होटल ताज, CSC स्टेशन, नरीमन हाउस, और इन सब के पीछे था पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा। ये तो सिर्फ कुछ ही पेजेस है उस किताब के। अगर साउथ एशिया की टेररिज्म पोर्टल के हिसाब से देखें तो पिछले 20 सालों में 180 से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिया में एक्टिव रहे हैं, और भारत के खुद के NSA MK नारायण 2008 में कहते हैं कि 800 टेररिस्ट सेल्स अभी भी इंडिया में ऑपरेशनल है। फिर 2013 तक एक और डेटा सामने आता है, इंडिया के 605 में से 208 डिस्ट्रिक्ट टेररिज्म से डायरेक्टली प्रभावित हो चुके हैं। और जब हम सोचते हैं कि अब तो हालात बेहतर होंगे, तब नए रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स मतलब स्लीपर सेल्स बढ़ने लगे हैं। उसके बाद कर्नाटका में 25 पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े जाते हैं, और वैसे ही कई रिपोर्ट्स सूरत, अहमदाबाद और बेंगलुरु में से भी मिलती है। ओह इंडिया, यू थॉट तुम सेफ हो? आतंक का इन्फेक्शन तो यहाँ भी क्रॉनिक है, कभी कश्मीर से, कभी मुंबई से, और अब
इलीगल इमिग्रेंट्स के जरिए अंडर द रेडार स्प्रेड। ये कोई हॉरर फिल्म का प्लॉट नहीं है, ये तुम्हारी न्यूज़ फीड का असली डार्क मोड है। स्लीपर सेल्स, वेल दे डोंट स्नोर, दे वेट। और तुम क्या कर रहे हो? स्वाइप कर रहे हो। टेररिस्ट प्लानिंग करते हैं, तुम नेटफ्लिक्स। डिफरेंस समझे? इसका मतलब टेररिज्म का नेटवर्क सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, वो अंदर तक घुस चुका है। चलिए आते हैं वीडियो के आखिरी बट सबसे मेन मुद्दे पर कि ये आतंकवादी हर बार पाकिस्तान से ही क्यों आते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप ये लिस्ट देखें तो आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान में 60 से भी ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स ओपनली ऑपरेट करते हैं और इनका सबसे मेजर टारगेट है इंडिया। और उनमें से कुछ ग्रुप्स के नाम तो शायद आपने न्यूज चैनल में जरूर सुने होंगे। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, लश्कर-ए-ओमार, हरकत-उल-मुजाहिदीन, हिज़्बुल-मुजाहिदीन, अल-बादर मुजाहिदीन, सिपाह-ए-साहबा, ISIS, तहरीक-आई-तालिबान पाकिस्तान, जैश-उल-अदल, जमात-उल-मुजाहिदीन और जुंदल्ला। ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बेस रखती है बल्कि कश्मीर और इंडिया के दूसरे हिस्सों में डायरेक्टली ऑपरेशंस भी चलाती है। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं है, क्योंकि इंडिया टुडे के हाथ लगे एक रिसेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह भी कंफर्म किया कि पहलगाम जैसे अटैक्स की प्लानिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब POK में अलग अलग टेररिस्ट कैंप्स में चल रही है। और TRF जो एक नए नाम के साथ सामने आया, असल में लश्कर-ए-तैयबा का ही एक फ्रंट निकला। इसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश-ए-मोहम्मद का चीफ है, आज भी एक्टिवली कमान संभाल रहा है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब अपना कमांड अपने बेटे तालहा सईद को ट्रांसफर कर रहा है। ये सिर्फ लीडरशिप ही नहीं, पूरी फंडिंग का नेटवर्क भी पाकिस्तान से ही ऑपरेट होता है। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन हवाला के जरिए ये पैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तक पहुंचाती है, जिससे लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स के ऑपरेशंस चलते हैं। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट तो यह है कि ISI यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ उन्हें सपोर्ट ही नहीं करती बल्कि डायरेक्ट पार्टनरशिप में टेररिस्ट के साथ काम भी करती है। और ये कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि दुनिया ने इसी ISI टेरर नेक्सस को कई बार एक्सपोज किया है। और उसका सबसे ताज़ा सबूत ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, जहां इंडिया ने POK और पाकिस्तान के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स पर एक साथ प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक्स किए। और इन स्ट्राइक्स में लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के 100 से भी ज्यादा ट्रेंड टेररिस्ट को मार गिराया। और वो वही टेररिस्ट थे जो नेक्स्ट वेव ऑफ अटैक्स की प्लानिंग कर रहे थे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश के सीनियर कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर, मसूद अजहर का भाई भी उसी कैंप में था। मतलब भारत ने ये स्ट्राइक्स सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए थे, जिससे सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर भी टेररिज्म को ही सपोर्ट किया और ऑपरेशन सिंदूर को एक्ट ऑफ वॉर कहकर दुनिया के सामने नया ड्रामा पेश किया। और जवाब में घुसपैठ की कोशिश, ड्रोन से हमला और LOC पर शेलिंग सब कुछ जारी रखा। लेकिन हर बार इंडिया ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और BSF के जवाबों से उनकी एक चाल को फेल कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज तो ये पता चलती है कि जिन टेररिस्ट को इंडिया ने मारा, उनके जनाजों को पाकिस्तान ने शहीदों की तरह इज्जत दी। उनके कॉफिन्स पर पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग लपेटे गए और उनकी फ्यूनरल्स में पाकिस्तानी जनरल्स और मिनिस्टर खुद शामिल हुए। मतलब अब ये एक ऐसा देश बन गया जो ग्लोबल स्टेज पर टेररिज्म से तो मुंह मोड़ता है, लेकिन अंदर से उन्हीं आतंकवादियों को अपना फौज का सिपाही समझकर ऑनर भी देता है। जिस बात को यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर बोला था और PM मोदी ने भी एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया था कि जो भारत के निर्दोषों का खून बहाएगा उसका हिसाब उसके ही घर में जाकर दिया जाएगा। वाह पाकिस्तान वाह, ये सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं, ये खुलेआम आतंक का सम्मान है। फिर 10 मई को जब पूरी दुनिया शांति की बात कर रही थी, तब पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर अग्रीमेंट को तोड़कर LOC पर फायरिंग और ड्रोन अटैक्स भी करे। ये सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, ये एक और खुला सबूत था कि पाकिस्तान टेररिज्म को बचाने और बढ़ावा देने की कोशिश में लगा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी अपने अंदर टेररिस्ट कैंप्स को छुपा रही है और दुनिया को उल्टा चश्मा पहना रही है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी पाकिस्तान टेररिज्म का अड्डा नहीं बना रहेगा। इनकी डिप्लोमेसी और इंसानियत का ड्रामा देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी। जिस मुल्क ने अपने आप को एक टेररिज्म का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना दिया, उससे अमन की उम्मीद रखना वो भी उसी तरह है जैसे खूनी से पानी पिलाने की गुजारिश करना। समझो ये सिर्फ जिहाद नहीं, ये एक मार्केटिंग है। और हर बार जब भी इनका कोई टेररिस्ट मारा जाता है तो उसके कफन पर नेशनल फ्लैग लपेट कर तो ये दिखाते हैं कि इनके लिए हीरो और हत्यारे में कोई फर्क ही नहीं है।
एक तरफ पाकिस्तान के लोग वॉर के चलते महंगाई, बेरोजगारी और इकोनॉमिक कोलैप्स से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी अपनी पूरी एनर्जी इंडिया को अस्थिर करने में लगा रही है। ये नफरत जो पाकिस्तान ने दूसरों के लिए पाल रखी थी, आज उसके ही खुद के घर को जला रही है। आज पाकिस्तान की टूटी हुई इकोनॉमी और बढ़ती हुई बेरोजगारी अब एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। रोटी 40 रुपए की और पेट्रोल 300 के पार, और यूथ जा रहा है पाकिस्तान से बाहर। IMF के लोन के बावजूद भी पाकिस्तानी रूपी गिरता जा रहा है और महंगाई ने आम पाकिस्तानी का जीना मुश्किल कर दिया है। और जब पहलगाम जैसे अटैक्स के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए टेररिस्ट कैंप्स को एक एक करके तबाह कर दिया, तो दुनिया ने भी पाकिस्तान के टेररिस्ट सपोर्टिंग इमेज को ओपनली क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। UN से लेकर IMF तक हर फोरम पर पाकिस्तान से सवाल होने लगे कि ये लोन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर है या टेररिज्म के नाम पर। जो पॉलिसीज पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहकर टेररिज्म के नाम पर नर्चर की थी, आज वही उसकी अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इमेज और स्टेबिलिटी तीनों को खा गई है। वहाँ पाकिस्तान दूसरे के घर में आग लगाने का इतना ही शौक है कि अपने ही घर का सिलेंडर फट गया और पता भी नहीं चला। आतंक का बीज किसी और की मिट्टी में बो गए तो याद रखना, उसकी आग हवाओं के साथ लौटकर तुम्हारे ही चूल्हे को जला देगी। और शायद तुम भूल गए थे कि आग कभी भी वीजा स्टाम्प लेके नहीं आती। देखिए, टेररिज्म चाहे किसी भी नाम, मकसद या एजेंडा से हो, अंत में जो नुकसान होता है वो इंसानियत को ही उठाना पड़ता है। सोचिए, एक बॉम्ब का धमाका सिर्फ खौफ ही नहीं फैलाता, बल्कि लाखों लोगों के सपने, परिवार और जीने की बुनियाद ही खत्म कर देता है। इसमें न सिर्फ निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते हैं, बल्कि देश की इकोनॉमी भी तबाह हो जाती है। याद कीजिए, एक वक्त था जब ISIS का स्ट्रॉन्ग होल्ड मिडिल ईस्ट में भी था, और आज सीरिया, इराक की जो हालत है वो एक जीता जागता सबूत है कि आइडियोलॉजिकल वायलेंस का अंजाम क्या होता है। और ऐसे माहौल में टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ मिलिट्री एक्शन से ही काफी नहीं, बल्कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और जब तक लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने वाले स्कूल्स और कम्युनिटी डिस्कशन नहीं होंगे, तब तक एक्सट्रीमिज्म को जड़ से मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इमेजिन कीजिए, अगर हम ऐसे स्कूल्स और कम्युनिटी सेंटर्स में इन्वेस्ट करें जो यूनिटी, पीस और इंसानियत सिखाए, जहां बच्चे, जवान और बुजुर्ग खुले दिल से सवाल पूछे, अपने डाउट्स क्लियर करें और एक दूसरे के कल्चर को समझे, तभी हम एक ग्लोबल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सिर्फ S-400, ड्रोन्स और मिसाइल से नहीं, बल्कि एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर हम इस आइडियोलॉजी को फियर और इग्नोरेंस की जड़ से खत्म कर सकते हैं। तभी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इस एक्सट्रीमिज्म की जड़ को खत्म किया जा सकता है। ये जंग अकल की है, सिर्फ बारूद की नहीं। और जब तक तुम सोच के लिए दरवाजे नहीं खोलोगे, तब तक ये अंधेरा तुम्हारे छत से घुसेगा। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हर एक आवाज जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।